तो गुड। तो लास्ट लेक्चर में हमने क्या देखा था? हम क्या पढ़ रहे थे? फोटोसिंथेसिस के बारे में। सो वी हैव डन विथ लाइट रिएक्शंस, राइट? और हम डार्क रिएक्शंस की तरफ मूव कर रहे थे, ठीक है? जिसमें हमने C3 साइकिल कंप्लीट कर ली थी, प्लस इसके PYQs कंप्लीट कर लिए थे, कुछ जो रिसेंट रिसेंट आए थे, जो कुछ मैंने आपको टॉपिक से रिलेटेड जो थे, ठीक है? ये हमारा अभी तक हो चुका है। आज जो हम देखेंगे वो है C2 साइकिल और C4 साइकिल, ठीक है? अगर हमें टाइम लगा तो हम कैम साइकिल भी कंप्लीट कर लेंगे आज, राइट? तो जब ये सारा कंप्लीट हो जाएगा तो इसी के साथ आपका डार्क रिएक्शंस भी खत्म हो जाएगा। तो जो हमने पहला वाला पोर्शन देखा था ना, ए, ये आपका लगभग लगभग फिनिश हो जाएगा। और जो कुछ एक्स्ट्रा होगा, जो मुझे लगेगा कि कुछ रिसेंट ईयर्स में एक दो क्वेश्चंस आए हैं, तो वो मैं एक्स्ट्रा ऐड कर दूंगी, तो आप अपने हिसाब से पढ़ लेना, राइट? जो करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले बात करते हैं हम C2 साइकिल की, ठीक है? आपने मोस्टली सुना होगा फोटो रेस्पिरेशन, ठीक है? आपने कहीं C2 साइकिल नहीं सुना होगा, पर इसको C2 साइकिल बोलते हैं, क्यों मैं आगे बताती हूँ, ठीक है? तो जैसे हमने देखा था, जो C3 साइकिल थी, उसमें जो फर्स्ट कंपाउंड बन रहा था वो 3 कार्बन का कंपाउंड था, जो था G3P, राइट? ठीक है? सिम इन अदर वर्ड्स बोल रहे थे ट्राइओस फॉस्फेट, राइट? ठीक है। अब C2 साइकिल में मीन्स इसमें जो फर्स्ट कंपाउंड बनेगा वो क्या होगा? 2 कार्बन का होगा, इसलिए इसे C2 साइकिल, इसे खुद को समझाने के लिए बोला जाता है, ठीक है? वैसे इसका नाम क्या है? फोटो रेस्पिरेशन, ठीक है? क्या है? फोटो रेस्पिरेशन। अब ये होता कहाँ है और कौन से प्लांट में होता है, ठीक है? ये सिर्फ और सिर्फ C3 प्लांट्स में होगा, ये ध्यान रखना। कौन परफॉर्म करेंगे? C3 प्लांट्स। अब होता क्या है, देखो, मैंने आपको बताया था रूबिस्को के बारे में, राइट? जो कि क्या प्रॉपर्टी थी उसकी? कार्बन डाइऑक्साइड के साथ भी वो क्या करता था? बाइंड करता था। और ऑक्सीजन के साथ भी वो बाइंडिंग शो करता था, ठीक है? अब क्या होता है, जो C2 साइकिल वहां परफॉर्म होती है जहां पर ऑक्सीजन की कंसेंट्रेशन ज्यादा हो, मतलब इट मीन्स जहां पर कार्बन डाइऑक्साइड की कंसेंट्रेशन कम हो जाए, ठीक है? क्या हो जाए? कम हो जाए। उस केसेस पे रूबिस्को क्या करता है? कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़कर ऑक्सीजन के साथ बाइंडिंग शो करता है, राइट? ठीक है। परफॉर्म ये C3 प्लांट्स में ही हो रही है, पर कब परफॉर्म हो रहा है ये फोटो रेस्पिरेशन? जब कार्बन डाइऑक्साइड की कंसेंट्रेशन कम हो जाए, राइट? ठीक है। अब देखते हैं, व्हेन कार्बन डाइऑक्साइड कंसेंट्रेशन इन द क्लोरोप्लास्ट ड्रॉप बिलो 50 पार्ट पर मिलियन, 50 ppm। तो ये पॉइंट रखना, डेंजर पॉइंट, कि जैसे 50 ppm के नीचे चली गई, ड्रॉप होगी कंसेंट्रेशन, तो क्या होगा? रूबिस को पलट जाएगा, ठीक है? अपने सारे प्रोमिस से ये मुकर जाएगा, ठीक है? सो रूबिस्को एंजाइम फिक्स ऑक्सीजन इंस्टेड ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन C3 प्लांट्स। तो ये समझ में आ गया? C3 प्लांट के अंदर फोटो रेस्पिरेशन हो रही है या C2 साइकिल परफॉर्म हो रही है। ये तब हो रहा है कि जो मेन हीरो एंजाइम था इनका, रूबिस्को, उसको जैसे पता लगा कार्बन डाइऑक्साइड की कंसेंट्रेशन कम हो गई है, तो वो उसने ऑक्सीजन के साथ बाइंडिंग शो करने स्टार्ट कर दी। अब C3 प्लांट हैव द disadvantage दैट इन अ हॉट ड्राई कंडीशन their photosynthetic efficiency suffer because of process which is known as photorespiration। अब C3 प्लांट में क्या होता है कि जैसे हॉट ड्राई कंडीशन वो प्लांट फेस करते हैं, तो उसमें क्या होता है, उनकी जो फोटोसिंथेटिक एफिशिएंसी है वो कम हो जाती है, ठीक है? और जो कम क्यों हो रही होती है? इस फोटो रेस्पिरेशन की वजह से। इन अदर वर्ड्स, जो C3 प्लांट होते हैं ना, उनका जो फोटोसिंथेटिक रेट, या इन केस ऑफ बोलूँ मैं, उनकी जो प्रोडक्शन करने की कैपेसिटी है, जैसे कि फोटोसिंथेसिस से क्या हो रहा था? शुगर प्रोड्यूस हो रही थी। तो जो वो एफिशिएंसी है, जिस एफिशिएंसी से वो वर्क कर रहा होता है, वो कम हो जाती है, क्योंकि वहां पे फोटो रेस्पिरेशन होने स्टार्ट हो जाती है। अब देखो, अब ये इंजाइम है, राइट? इसको क्या फिक्स करना है? कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स करेगा और शुगर को बनाएगा। अब इसकी कंसेंट्रेशन क्या होगी? कम हो गई, ठीक है? तो अब ये किसको लेगा? कार्बन, सॉरी, ऑक्सीजन को ये यूज करेगा। तो क्या शुगर प्रॉपर अमाउंट में बनेगी? नहीं बनेगी, ठीक है? तो ये क्या होगी? इनकी फोटोसिंथेटिक एफिशिएंसी कम हो जाती है,
ठीक है। और यही प्रोसेस क्या कहलाता है आपको, फोटो रेस्पिरेशन। अब ये होती किस किस में है, या इन अदर के वर्ड्स में बोलूं, C3 प्लांट कौन कौन से हैं जिसमें C3 साइकिल भी और C4 साइकिल भी परफॉर्म होती है। तो इनके नाम आप ध्यान से याद कर लेना, क्योंकि कभी कभी जो क्वेश्चन होता है ना वो ऐसे ही पूछता है, C3 प्लांट कौन से होते हैं और C4 प्लांट कौन से होते हैं। वो आपको C3, C2 और C4 प्लांट साइकिल के प्रोडक्ट्स देगा या रिएक्टेंट देगा, और पूछेगा कि ये कौन कौन से प्लांट में परफॉर्म होते हैं, अगर उसने ज्यादा ही घुमाना हो क्वेश्चन तो, क्योंकि क्वेश्चन पहले आए हुए हैं, एक दो क्वेश्चन आए हैं। ठीक है। तो देखो किस किस में C3 साइकिल परफॉर्म होती है, वीट, ठीक है, राइस, ओट्स, बार्ले, कॉटन, शुगर बीट, पीनट्स, सोयाबीन, टोबैको और स्पैनिश। ठीक है। तो इसमें ये C3 साइकिल परफॉर्म होती है और C2 साइकिल भी परफॉर्म होती है। ठीक है। अब कंडीशंस क्या है C2 साइकिल को होने के लिए, पहली, हाई टेम्परेचर चाहिए, क्या, हाई टेम्परेचर चाहिए। ठीक है। सेकंड, जो ऑक्सीजन है वहां पे कंसंट्रेशन हाई होनी चाहिए, और कार्बन डाइऑक्साइड की लो होनी चाहिए। ठीक है, राइट। अब देखो, अगर हम बात करें कंसंट्रेशन की, तो क्लोरोप्लास्ट के अंदर कंसंट्रेशन क्या मेजर किया जा रहा है। ठीक है, तो उसके आसपास क्या कंसंट्रेशन चेंज होनी चाहिए। अगर क्लोरोप्लास्ट के अंदर ही उसके आसपास कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन ड्रॉप करती है, तब C2 साइकिल परफॉर्म होती है। ठीक है। तो इन अदर केस एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड क्या हो, कम हो। ठीक है, कि ऑक्सीजन यहाँ पर क्या हो, ज्यादा हो। क्लियर। तो ध्यान रखना कहाँ पर बोला हुआ है, व्हेन कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन इन द क्लोरोप्लास्ट, स्पेसिफिकली क्लोरोप्लास्ट, राइट। ठीक है। तो क्या मेन तीन क्राइटेरिया हैं C2 साइकिल को होने के लिए, टेम्परेचर ज्यादा होना चाहिए, ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन ज्यादा होनी चाहिए, एट अ टाइम कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन कम होनी चाहिए। ठीक है। अगर सिंपली मैं बात करूं टू प्लांट्स की, देखो, एक है नॉर्मल प्लांट, ठीक है, ये है आपका C3 प्लांट, इसको मान के चलते हैं C4 प्लांट, राइट। ठीक है। अगर हम यहाँ पे थोड़ी सी कुछ कंडीशंस लेके चले, ठीक है, या फिर आप इसको कोई नॉर्मल प्लांट लेके चलो। पहला, अगर यहाँ पे जो टेम्परेचर है वो ज़्यादा हो जाए, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड की जो कंसंट्रेशन है नियर क्लोरोप्लास्ट वो ड्रॉप हो जाए, ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन क्या हो, ज़्यादा हो जाए, ठीक है, तब क्या परफॉर्म होगा, C2 साइकिल इन C3 प्लांट्स, राइट। अब इसमें क्या होगा, अगर टेम्परेचर मेंटेन रहेगा, कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन मेंटेन रहेगी, ठीक है, ऑप्टिमम रहेगी, जितनी जरूरत है उतना ही रहेगा, ठीक है, तो ये क्या करेगा, आराम से फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करेगा। इसकी एफिशिएंसी भी क्या होगी, ज़्यादा होगी एज कम्पेयर टू C3 प्लांट्स। यहाँ तक समझ में आ गया, लिख लो, आप एग्जाम्पल लिख लो इसके। ठीक है। अब थोड़ा सा रिविस्को के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं कि क्या है कुछ खास प्रॉपर्टीज। जैसे हमने बात की थी रिविस्को के बारे में, जो 8 है उसकी लार्ज सब यूनिट है, वो कौन कोड करता है, क्लोरोप्लास्ट डीएनए और स्मॉल न्यूक्लियर डीएनए। ठीक है। तो होता क्या है कि जो एफिनिटी होती है वो ज्यादा लार्ज सब यूनिट शो करती है। ठीक है। अब ध्यान से सुनना, ये जो दोनों सब यूनिट्स हैं, इन दोनों के पास कार्बन डाइऑक्साइड से बाइंड करने की कैपेसिटी होती है। ठीक है, दोनों सब यूनिट के पास बाइंड करने की कैपेसिटी होती है, किसके लिए, कार्बन डाइऑक्साइड के लिए। ठीक है। और ऑक्सीजन की अगर बाइंडिंग कैपेसिटी देखनी हो तो वो सिर्फ लार्ज सब यूनिट के पास होती है। ठीक है। देखो, अब लार्ज और स्मॉल सब यूनिट के बारे में देखें तो एक्टिव साइट क्या है, लार्ज सब यूनिट के पास है। ठीक है। जो स्मॉल सब यूनिट है वो भी बाइंड करती है और प्रोडक्ट्स बनाती है। ठीक है। अब जैसे ही ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन ज्यादा हो जाती है, तो जो लार्ज सब यूनिट है ना वो ऑक्सीजन के साथ बाइंड कर जाती है। ठीक है।
और जो स्मॉल सब यूनिट है ना, वो तो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ ही बाइंड करती है, क्योंकि उसके पास ऑक्सीजन के साथ बाइंड करने के लिए कोई भी एक्टिव पॉकेट या एक्टिव साइट नहीं है। ठीक है, ये ध्यान रखना। तो इसीलिए जो C3 प्लांट्स होते हैं ना, उनमें जो C2 के थ्रू जो प्रोडक्ट्स बनते हैं, उनकी कंसेंट्रेशन में ड्रॉप आ जाता है। ठीक है, क्योंकि स्मॉल सब यूनिट ही अपना काम परफॉर्म कर रही है। और जो लार्ज सब यूनिट है, जहां पे कार्बन डाइऑक्साइड बाइंड करनी चाहिए थी, प्रोडक्ट बनाने चाहिए थे C3 साइकिल के थ्रू, अब वहां पे O2 ऑक्सीजन बाइंड कर जाती है, और जो प्रोडक्ट बनने थे वो प्रोडक्ट नहीं बन पाते हैं। इसीलिए इनकी फोटोसिंथेटिक एफिशिएंसी कम हो जाती है। उसकी जगह कुछ और प्रोडक्ट्स बनते हैं। राइट, पता लग गया। तो बाइंडिंग करने की कैपेसिटी किसके पास है ऑक्सीजन की के साथ? लार्ज सब यूनिट के पास। ठीक है, और जो दोनों सब यूनिट है, उन दोनों के पास कार्बन डाइऑक्साइड के साथ बाइंड करने की कैपेसिटी है। ठीक है, अब ये बात करें रुबिस्को की, तो इसका मतलब ये नहीं कि रुबिस्को कार्बन डाइऑक्साइड के साथ बाइंड करना छोड़ देता है, बाइंड करता है नो डाउट, बट प्रोडक्ट के क्या मिलता है हमें? कम मिलता है। तो ये ध्यान रखना। ठीक है, ये वाली एक अलग डायग्राम है, ये वाली एक अलग डायग्राम है। क्लियर? ठीक है। हाँ, एक और बात ध्यान रखना, ये जो एक्टिव साइट देख बता रही हूँ मैं आपको कार्बन डाइऑक्साइड के साथ बाइंड करने की, ये ऑक्सीजन की और कार्बन डाइऑक्साइड की दोनों सेम है। यहाँ पे चलता है कंपटीशन, और कंपटीशन के थ्रू क्या होता है? ऑक्सीजन यहाँ पर बाइंड कर जाती है। राइट, तो ये जो मैंने लिया हुआ है, ये सारा का सारा एक रिसर्च पेपर से लिया हुआ है, कि जो मैंने, ठीक है, ताकि अगर थोड़ा हाई लेवल उन्होंने क्वेश्चन पूछा तो आप ये वाला ही चीजों को आंसर दे सको। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो दोनों सब यूनिट्स के साथ बाइंड करती है। यहाँ तक कोई डाउट? राइट, फर्स्ट पॉइंट क्या है? ठीक है, ऑक्सी जो कार्बन डाइऑक्साइड है बाइंड्स करती है बोथ सब यूनिट्स के साथ। ठीक है, लार्ज एज वेल एज स्मॉल। राइट, ठीक है। सेकंड, व्हेन कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन ड्रॉप, कम हो जाती है, और ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन जो है इंक्रीज हो जाती है, या फिर जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज होता है, तो उस केसेस में क्या होता है? जो रिविस्को है वो क्या करता है? ऑक्सीजन के साथ बाइंडिंग क्या करता है? शो करता है। ठीक है, राइट, और किस पे? लार्ज सब यूनिट पे। ठीक है, और थर्ड पॉइंट ये है कि कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन की जो बाइंडिंग पॉकेट्स हैं, या फिर बाइंडिंग साइट्स हैं, दे आर सेम। राइट, ठीक है। और फोर्थ पॉइंट ये है, जो स्मॉलर सब यूनिट है, दे शो ओनली बाइंडिंग विथ CO2। राइट, कोई डाउट यहाँ तक? चलते हैं, अब थोड़ा सा C2 साइकिल के बारे में थोड़ा और जान लेते हैं। सो द ऑक्सीजनेस एक्टिविटी ऑफ रूबिस्को cause partial loss of carbon fixed by the Kelvin Benson cycle। तो C2 साइकिल में होता क्या है कि जो C3 साइकिल के थ्रू कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स किया जाता है, वो उसका लॉस हो जाता है, और कितना होता है? हाफ, या फिर पार्शियल लॉस होता है। ठीक है, यही लाइन वो पूछ सकते हैं आपको बड़े ही अच्छे से बनाकर। ठीक है, दो लाइन लिखी होगी, या तो पार्शियल लॉस होगा या कंप्लीट लॉस होगा, तो इस बात का ध्यान रखना। ठीक है, तो ये है आपको फंसाने वाली साइड लाइन, पार्शियल लॉस ऑफ कार्बन फिक्स बाय द C3 साइकिल या कैल्विन साइकिल। ठीक है, अब नेक्स्ट चलते हैं हम। ये अब होता क्या है, जो C2 साइकिल होती है उसमें हमें एक प्रोडक्ट देखने को मिलता है। सबसे पहला वो क्या है? टू फोस्फोग्लाइकोलेट। क्या नाम है उसका? टू फोस्फोग्लाइकोलेट। और जो इनहिबिटर की तरह वर्क करता है, वो किसका इनहिबिटर है? टू क्लोरोप्लास्ट एंजाइम, जिसका नाम है ट्राइओस फोस्फेट आइसोमरेज एंड फोस्फोफ्रक्टोकाइनेज। ठीक है, तो ये टू क्लोरोप्लास्ट एंजाइम है। ठीक है, तो जो आप देख पा रहे हो, ये टू
फोस्फोग्लाइकोलेट, ये किसको इनहिबिट करता है? टू क्लोरोप्लास्ट के इंजाइम्स को। और उन इंजाइम्स का नाम क्या है? फर्स्ट वन इज ट्राइओस फोस्फेट आइसोमरेज, एंड अनदर वन इज फोस्फो काइनेस। ठीक है, तो यहां से भी आपका एक क्वेश्चन ड्राइव हो सकता है, आपको दे दिया और इसकी जगह कोई नाम और लिख दिया। ठीक है, तो पूछेगा कि क्या ये स्टेटमेंट सही है या नहीं। तो ये जो लाइनें लिखी है ना, इसको थोड़ा ध्यान से देख लेना, ये इंपॉर्टेंट लाइन है। राइट। ठीक है, तो ये प्रोडक्ट जो निकलता है C2 साइकिल से, ये इनहिबिट करता है दो इंजाइम्स को। और ये इंजाइम्स किसके हैं? क्लोरोप्लास्ट के इंजाइम है। ठीक है, टू अवॉइड बोथ ड्रेन ऑफ कार्बन आउट ऑफ द कैल्विन साइकिल एंड इंजाइम इनहिबिशन, जो किसके थ्रू होता है? टू फोस्फोग्लाइकोलेट इज मेटाबोलाइज थ्रू द C2 ऑक्सीडेटिव फोटोसिंथेटिक कार्बन साइकिल। ठीक है, तो ये जो आप देख पा रहे हो, ये वाला कंपाउंड, ठीक है, इसको डिग्रेड करने के लिए C2 साइकिल रन होती है। क्यों रन होती है? ताकि इसको किसी भी अदर फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया जाए और ये आगे जाके जो क्लोरोप्लास्ट के इंजाइम है उनको इनहिबिट ना करे। ठीक है, अब देखते हैं कि जो C2 साइकिल की लोकेशन है वो कहाँ पे है, कहाँ पे परफॉर्म होती है। तो पहली परफॉर्म होती है क्लोरोप्लास्ट में। ठीक है, दूसरी परफॉर्म होती है ये पेरोक्सीजोम में। ठीक है, लीफ पेरोक्सीजोम में। और जो थर्ड कंपार्टमेंट है वो है माइटोकॉन्ड्रिया। तो C2 साइकिल तीन कंपार्टमेंट्स में शो होती है, किसमें? ऐसे बोलते हैं हम, क्लोरोप्लास्ट में, लीफ पेरोक्सीजोम में और माइटोकॉन्ड्रिया में। ठीक है, तो ये तीनों पार्टिसिपेट करते हैं और हमें C2 साइकिल देखने को मिलती है। और C2 साइकिल क्यों परफॉर्म हो रही है? प्लांट इसलिए परफॉर्म कर रहे हैं कि जब रुबिस्को बाइंड कर जाता है ऑक्सीजन के साथ, तो एक हार्मफुल, आप बोल सकते हो, कंपाउंड फॉर्म होता है जिसका नाम है 2 फोस्फोग्लाइकोलेट। अगर ये ऐसे ही रहा तो इसने क्या करना है, जो भी क्लोरोप्लास्ट के दो इंजाइम है मेन, ट्राइओस फोस्फेट आइसोमरेज एंड फोस्फोफ्रक्टोकाइनेस, ये इसको क्या करेंगे? इनहिबिट करेंगे। ठीक है, और ये एंजाइम कहाँ पे यूज हो रहे होते हैं? C3 साइकिल में और अदर रिएक्शंस में शो हो रहे होते हैं। ठीक है, तो ये इनको इनहिबिट ना करे और फोटोसिंथेटिक जो एफिशिएंसी वो कम ना हो जाए ज्यादा। ठीक है, तब ये परफॉर्म की जाती है। राइट, पता लग गया C2 साइकिल के बारे में। जो हार्मफुल है वो क्या है? 2 फोस्फोग्लाइकोलेट। और ये कैसे बनता है? जब रिविस को ऑक्सीजन के साथ बाइंड कर जाती है। चलो ठीक है, चलते हैं अब। ठीक है, अब ये है C2 साइकिल। पहले देखो, क्लोरोप्लास्ट दिख रहा है आपको? ठीक है, दिख रहा है क्लोरोप्लास्ट। पेरोक्सिसोम दिख रहा है, माइटोकॉन्ड्रिया दिख रहा है। ठीक है, अब मैं आपको बता देती हूँ कि क्वेश्चन यहाँ पे पूछे क्या जाते हैं। पहला पूछा जाता है क्वेश्चन का जो पैटर्न्स हैं, लिख लो आप। राइट, वो पूछते हैं आपको, कोई प्रोडक्ट का नाम दिया, ठीक है, और पूछेंगे कि ये प्रोडक्ट कहाँ बना। ठीक है, सेकेंड, अब ये जो प्रोडक्ट बना है ये कहाँ मूव करेगा। ठीक है, क्लियर? कहाँ मूव करेगा। थर्ड, मैच ऑफ द फॉलोइंग दे देंगे आपको। C3 साइकिल के प्रोडक्ट दे देंगे, C4 के देंगे, C2 के देंगे, और पूछेंगे कि कहाँ कहाँ बने हैं। ठीक है, किस किस साइकिल का पार्ट है। सिंपली तो यहाँ से सिर्फ ये वाले टाइप के क्वेश्चन आते हैं। राइट, चलो अब देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो देखो, C3 साइकिल कैसे स्टार्ट हो रही थी? C5 कार्बन का कंपाउंड जिसका नाम था RUBP, राइबुलोस 1/15 बिसफॉस्फेट। ठीक है, ये कार्बन डाइऑक्साइड, सॉरी, ये, अब इसके साथ जहां पे C3 साइकिल में CO2 कंबाइन कर रही थी, अब यहाँ पे क्या कंबाइन कर रहा है? ऑक्सीजन कंबाइन कर रही है। ठीक है, रिविस्को मेन हीरो की तरह वर्क कर रहा है। अब क्या बन गया? फोस्फोग्लिसरेट। ठीक है, और साथ में क्या बना? 2 फोस्फोग्लाइकोलेट। और आपको पता है ये क्या है? इनहिबिटर है। ठीक है, अब अगर ये जिंदा रहा तो ये खत्म करेगा सब कुछ। ठीक है, अब इसको कंट्रोल करने के लिए C2 साइकिल रन हो रही है। तो क्या, अब क्लोरोप्लास्ट में क्या बना? टू, या फिर सिंपली बोलो ग्लाइकोलेट, 2 फोस्फोग्लाइकोलेट से ग्लाइकोलेट। तो यहाँ पर क्या एंजाइम आया?
फोस्फोग्लाइकोलेट, देखो यहीं से नाम लिया इसने, और फोस्फेटेस मतलब इसने फोस्फेटस जो ग्रुप है उसको रिमूव कर दिया, तो फोस्फेटेस, ठीक है। और जो जिस पे एक्ट कर रहा है उसी का नाम साथ में ऐड कर देना है। तो लर्न करने की भी इतनी ज्यादा जरूरत नहीं है, सबको पता होना चाहिए कि मेन में क्या किस पे क्या वर्क हो रहा है। काइनेसिस है या फोस्फेटेसिस है, डिहाइड्रोजिनेसिस है, और जिस पे वर्क कर रहा है उसी का नाम ऐड कर दो, राइट। अब ये पूछे ये प्रोडक्ट कहाँ बना, तो कहाँ पे बना ये, क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। अब ये क्लोरोप्लास्ट से मूव कहाँ करता है, पेरोक्सीसोम में। पेरोक्सीसोम में क्या हो रहा है, ग्लाइकोलेट से क्या बन रहा है, ग्लाइऑक्सीलेट। क्या बन रहा है, ग्लाइऑक्सीलेट। और कौन सा एंजाइम वर्क कर रहा है, ग्लाइकोलेट ऑक्सीडेज। तो इस एंजाइम के बारे में पूछा गया है, ठीक है। ग्लाइऑक्सीलेट, सॉरी ग्लाइकोलेट ऑक्सीडेज करता क्या है, और साथ में ये क्या है, कैटालेस। कैटालेस भी यहाँ पर वर्क करता है, जैसे आपने सुना होगा कैटालेस कहाँ प्रेजेंट होता है, पेरोक्सीसोम में प्रेजेंट होता है, राइट। तो देखो इसने क्या किया, ऑक्सीजन को ऐड किया तो ग्लाइऑक्सीलेट बन गया। ऑक्सी का मीनिंग होता है ऑक्सीजन को ऐड करना, या ऑक्सीजन ऐड हुई होती है, ठीक है। अब ये जो ग्लाइऑक्सीलेट किस में कन्वर्ट होता है, ग्लाइसीन में कन्वर्ट होता है। और ग्लाइसीन क्या है, अमीनो एसिड है, ठीक है। और ये एंजाइम जो है ये क्या है, अमीनो ट्रांसफरेज है, ग्लूटामेट ग्लाइऑक्सिलेट अमीनो ट्रांसफरेज। इसके बारे में हम दोबारा से आएंगे, तो इतना ध्यान रखो। ग्लाइकोलेट ग्लाइऑक्सिलेट से क्या बना, ग्लाइसिन। अब ये ग्लाइसिन कहाँ मूव करेगा, माइटोकॉन्ड्रिया में। क्या बना ये, ग्लाइसिन। अब ध्यान से देखना, ये 2 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लाइसिन है, ठीक है। अब फिर क्या होता है, ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, सीरीन में। तो 2 कार्बन का कंपाउंड किस में कन्वर्ट हो जाता है, 3 कार्बन के कंपाउंड में कन्वर्ट हो जाता है। और यहाँ पर क्या हो जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो जाती है। तो ऐसे बोलते हैं कि जो डी कार्बोक्सिलेशन, डी कार्बोक्सी मतलब सीओटी को रिमूव होना, ठीक है। तो डी कार्बोक्सिलेशन स्टेप कहाँ परफॉर्म होता है, C2 साइकिल में, माइटोकॉन्ड्रिया में परफॉर्म होता है, ठीक है। साथ में यहाँ पे देखो ये Na डी पॉजिटिव किस में कन्वर्ट हो जाता है, Na NaDH में बन जाता है, ठीक है। अब क्या होता है यहाँ पे जो एंजाइम वर्क करते हैं वो कौन कौन से हैं, ग्लाइसिन डी कार्बोक्सिलेज कॉम्प्लेक्स और सीरिन हाइड्रोक्सी मिथाइलेज ट्रांसफरेज। तो ये थोड़ा ध्यान रखना। अब ये सीरिन कहाँ मूव कर जाता है, पेरोक्सीसोम में। और सीरिन से क्या बन जाता है, हाइड्रोक्सी पायरुवेट। तो यहाँ पे भी थोड़ा ध्यान रखना, क्योंकि ये वाला स्टेप थोड़ा कंफ्यूज करने वाला है कि सीरिन से बनता क्या है, हाइड्रोक्सी पायरुवेट बनता है। और फिर क्या बनता है, ग्लिसरेट बनता है, हाइड्रोक्सी पायरुवेट से ग्लिसरेट, ठीक है। अब ये जो NaDH यहाँ पर बना था ये यहाँ पर यूज हो जाता है, तो जो नेट इसमें देखते हैं वो क्या है, 0, ठीक है। और कहीं ATP वगैरह कुछ कुछ भी नहीं इंक्लूड हो रहा है, ठीक है। यहाँ पर ये बन रही है फिर वहीं पे ये यूज भी हो जा रही है, तो इसमें हम नेट कुछ लेके नहीं चलते हैं कि क्या ATP हुआ, क्या NADPH यूज हुआ, राइट। माइटोकॉन्ड्रिया में अगर C2 कार्बन में C3 बन रहा है, ठीक है। अब ये जो ग्लिसरेट है पेरोक्सिसम से कहाँ मूव करता है, क्लोरोप्लास्ट में मूव करता है। और यहाँ पे ऐड होते हैं काइनेसिस। काइनेसिस क्या करते हैं, इसमें फोस्फेट ग्रुप ऐड कर देते हैं, फोस्फोग्लिसरेट बना देते हैं। और आपको पता है फोस्फोग्लिसरेट कहाँ चला जाता है, C3 साइकिल में चला जाता है। किसके साथ कंबाइन करके, इसमें दोनों फोस्फो, ये भी क्या है, 3 फोस्फोग्लिसरेट, ठीक है। अब जो इसके बीच में है इसको थोड़ा ज्यादा ध्यान मत रखना, क्योंकि ये जो साइकिल आप देख रहे हो ये अमीनो एसिड को फॉर्म करने वाली साइकिल होती है, ठीक है। जैसे अमीनो एसिड को हमने बनाना हो तो ये वो वाली साइकिल है, तो इस साइकिल पे ज्यादा ध्यान मत देना, राइट। तो ये जब आपने अमीनो एसिड सिंथेसिस करोगे ना तो आपको ये वाले एंजाइम तब देखने को मिलेंगे। तो फिर भी मैं थोड़ा सा बता देती हूँ कि जब हम ग्लाइसिन, अब अमीनो एसिड है, ठीक है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, NH ग्रुप है, ठीक है। तो यहाँ से जो एक NH ग्रुप होता है वो निकल जाता है, NH4 पॉजिटिव, ठीक है, अमोनियम आइन। तो ये जो अमोनियम आइन है ये आगे जाके क्या करता है, ग्लूटामिन से रिएक्ट करता है, और आगे जाके कुछ अमीनो एसिड की प्रोडक्शन होती है। तो ये आपको पता लग गया, जो CO2 यहाँ पे रिलीज हुई और अमोनियम ग्रुप यहाँ से रिलीज हुआ, और यही आगे जाके हेल्प कर रहा है अमीनो एसिड की जनरेशन में, ठीक है। ये पता लग गया। और जो एंजाइम याद रखने वाले पेरोक्सिसम में कौन से हैं, कैटालेज और ग्लाइकोलेट ऑक्सीडेज, ठीक है। इनको भी आप ध्यान रख लेना, ये वाले और ये वाले, राइट। एक ये ध्यान रखने तो ऐसे लर्न हो जाएगा। अब डी कार्बोक्सिलेज मतलब CO2 को रिलीज कर रहा है, ठीक है। बाकी तो बस ये है, बाकी तो आपको याद हो जाएंगे। ये आपको ध्यान रखना है कि कौन सा प्रोडक्ट कहाँ बन रहा है, कहाँ को मूव हो रहा है। यही क्वेश्चन आए हैं इसमें, और क्वेश्चन कुछ नहीं आए हैं।
ठीक है। हाँ, एक और ध्यान रखना कि शायद 1-2 ईयर्स बैक की क्वेश्चन पूछा था कि जब C2 साइकिल स्टार्ट होती है तो कौन कौन से प्रोडक्ट बनते हैं। 3 फॉस्फोग्लिसरेट और 2 फॉस्फोग्लाइकोलेट। इन दोनों में से चेंज करके दिया हुआ था उन्होंने 3-4 स्टेटमेंट ना। तो ये ध्यान रखना है, तो कौन कौन बनता है। 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ 3 फॉस्फोग्लिसरेट और 2 मॉलिक्यूल ऑफ फॉस्फोग्लिसरेट, फॉस्फोग्लाइकोलेट। ये ध्यान रखना, ठीक है, तो मैंने आपको बता दिया। ठीक है, तो आप एक क्वेश्चन आ गया, अब इसको करो। यह है आपका 2023 में। तो क्या है क्वेश्चन, इजी, राइट। क्या पूछा, इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनेलिस डज ग्लाइसिन डी कार्बोक्सिलेज कॉम्प्लेक्स एंड सीरिन हाइड्रोक्सीमिथाइलेज ट्रांसफरेज कन्वर्ट 2 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लाइसिन इनटू 1 मॉलिक्यूल ऑफ सीरिन। 2 मॉलिक्यूल मतलब जो ग्लाइसिन है वो 2 कार्बन का कंपाउंड है, और जो सीरिन है वो 3 कार्बन का कंपाउंड है, और यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लाइसिन यूज हुआ है, तब जाके सीरिन बना और डीकार्बोक्सिलेशन हो रही है ड्यूरिंग द फोटो रेस्पिरेशन। तो ये किस में परफॉर्म हो रहा होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में परफॉर्म हो रहा होता है। तो 2 नंबर आपके पास आ गए। ठीक है, अब कुछ और क्वेश्चंस हैं, वो करके बताओ मुझे। ठीक है, ये क्वेश्चन करो। ठीक है, ये क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेटाबोलाइट्स मूव फ्रॉम माइटोकॉन्ड्रिया टू पेरोक्सिसोम ड्यूरिंग द ऑपरेशन ऑफ C2 ऑक्सीडेटिव फोटोसिंथेटिक साइकिल। तो कौन मूव करता है माइटोकॉन्ड्रिया से पेरोक्सिसोम, सीरिन। ठीक है, और ड्यूरिंग द ऑपरेशन ऑफ C2 फोटोसिंथेटिक सॉरी ऑक्सीडेटिव फोटोसिंथेटिक साइकिल विच ऑफ द फॉलोइंग मेटाबोलाइट्स इज ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम क्लोरोप्लास्ट टू पेरोक्सिसोम। तो क्या था, ग्लाइकोलेट। ठीक है, ग्लिसरेट भी देखो नाम इन्होंने कैसे दिए हुए हैं। तो ये ध्यान रखना, अगर ये याद रह गया तो ये सिंपल सिंपल क्वेश्चन है, फिर आपका 2-2 मार्क्स आपके पास, विदाउट एनी कोई डाउट। ये 99% की नहीं होगा। ठीक है, तो ये 100% अगर ये नाम में रह गए तो फिर रह गए। सबसे फर्स्ट कौन पर बनता है अमीनो एसिड, ग्लाइसिन, और सेकंड नंबर पे सीरीन। बस ये ध्यान रखना, राइट। तो C2 साइकिल हमने कर ली है, C3 साइकिल भी हमने कर लिया है। ठीक है, अब थोड़ी बात करेंगे C4 साइकिल की। चलो देखते हैं अब हुआ क्या, कि जैसे मैंने आपको बताया था, 2 तरह के प्लांट, एक थे मीजोफाइट, राइट, और एक थे एक्जीरोफाइट। ठीक है, जो मीजोफाइट थे और जो मॉइस्चर लविंग प्लांट थे, मतलब जो नॉर्मल टेम्परेचर पे रहते हैं, उनमें C3 साइकिल परफॉर्म होती है, C2 साइकिल परफॉर्म होती है, राइट। ठीक है, अब एक थे एक्जीरो प्लांट जो कि ऐसे टेम्परेचर पे ग्रो करे थे जहाँ पे बहुत ज्यादा टेम्परेचर था, मतलब ऐसे टेम्परेचर पे थे वहां पे, मतलब नॉर्मल प्लांट का सर्वाइव कर पाना वहां पे बहुत ही ज्यादा मुश्किल था। अगर ऐसे वाले टेम्परेचर पे अगर C3 प्लांट को रखा जाए तो आप क्या ऑब्जर्व करोगे, C3 प्लांट तो कुछ भी परफॉर्म कर ही नहीं पाएगा, फिर टाइम क्या हो जाएगा, डाई, मर जाएगा वो। ठीक है, उसकी फोटोसिंथेटिक एफिशिएंसी भी क्या हो जाएगी, बिल्कुल ही कम हो जाएगी, एकदम से ड्रॉप हो जाएगा। ठीक है, अब इसको काउंटर करंट करने के लिए क्या चले, कुछ मैकेनिज्म रन हुए इवोल्यूशन में, कुछ एंजाइम्स डेवलप हुए ताकि इस सिचुएशन को टैकल किया जा सके। ठीक है, दूसरा बात है रूबिस्को की। अब रूबिस्को जो है, इसके पास अगर ऑक्सीजन की कंसेंट्रेशन ज्यादा हो जाए तो इसका मन बदल जाता है ऑक्सीजन की तरफ। ठीक है, तो नेचर ने क्या सोचा कि इसकी जगह कुछ और एंजाइम बनाया जाए। ठीक है, या कुछ एंजाइम्स में चेंजेस किए जाए, जिसके थ्रू अगर इन केस अगर ऑक्सीजन की कंसेंट्रेशन ज्यादा भी हो जाती है, ठीक है, और कार्बन डाइऑक्साइड की कंसेंट्रेशन कम भी हो जाती है, बट स्टिल जो फोटोसिंथेटिक एफिशिएंसी है वो गिरे ना। ठीक है, तो क्यों, 2 रीजन थे, अगर टेम्परेचर ज्यादा हो जाए तो कैसे काम किया जाए। ठीक है, और उसी के साथ लिंक है रूबिस्को के साथ, जैसे आपको पता है रूबिस्को के पास जैसे ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन ज्यादा हो जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन कम हो जाती है, तो वो एफिशिएंटली वर्क नहीं करता है, उसके उसको डील करने के लिए क्या चले कुछ मैकेनिज्म रन हो। उसी का एग्जाम्पल निकल के आते हैं आपके पास C4 प्लांट्स, या फिर C3 साइकिल, और कैम साइकिल। ठीक है, अब जो C4 प्लांट्स होते हैं वो मेनली ट्रॉपिकल वाले रीजन या टेम्परेट वाले रीजन में मिलते हैं आपको, और जो कैम वाले होते हैं वो हैं एक्जीरोफाइट, मतलब जो डेजर्ट कंडीशंस में मिलते हैं आपको, जहाँ पे टेम्परेचर बहुत ज्यादा होता है। जो नॉर्मल प्लांट उनका सर्वाइव कर पाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है, इसमें एक एग्जांपल आता है कैक्टस, पंशिया।
अगेव आपने देखा होगा, प्लांट्स जो तो बड़े बड़े पत्ते होते हैं और वाइट वाइट सा कलर होता है उनमें, ठीक है, वो होते हैं अगेव प्लांट्स। उनमें ये परफॉर्म हमें देखने को मिलती है कैम्प साइकिल। और C4 प्लांट जो होते हैं वो नॉर्मली यहाँ पे भी देखने को मिलते हैं, जैसे कि शुगर केन हो गया, वो भी एक C4 प्लांट है। सोरगम हो गया, वो भी एक C4 प्लांट है, ठीक है। वो क्यों हाई C4 साइकिल क्यों रन हुई? ताकि जो फोटोसिंथेटिक एफिशिएंसी है और इन अदर वर्ड्स प्रोडक्टिविटी है वो ज्यादा हो, ठीक है। प्लांट अपनी प्रोडक्टिविटी को लूज ना करे ड्यू टू द रिस्को, इसीलिए C4 और कैम पाथवे बने, ठीक है। सो लैंड प्लांट इवॉल्व टू कार्बन कंसंट्रेटिंग मैकेनिज्म। तो ये क्या है एक्चुअल में? कार्बन कंसंट्रेटिंग मैकेनिज्म फॉर इंक्रीजिंग द कंसंट्रेशन ऑफ CO2 एट रिस्को कार्बोक्सिलेशन साइट, ठीक है। तो प्लांट ने क्या किया? फिर टाइम इवॉल्व हुए तो उन्होंने टू कार्बन को कंसंट्रेट करने के लिए मैकेनिज्म चलाए। ये ऐसे मैकेनिज्म थे जो विस्को के पास कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन को इंक्रीज ही करके रखते हैं। मतलब रिविस्को को ऐसा लगेगा ही नहीं कि कार्बन ऑक्सीजन अवेलेबल भी है, इसको एक धोखा की तरह रखा जाएगा कि हाँ आपके पास सिर्फ और सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड ही है, ऑक्सीजन की तो आप बात ही मत करो। तो ये वो मैकेनिज्म है। और इन्हीं मैकेनिज्म के अंदर कौन कौन से आते हैं? एक आता है आपका C4 साइकिल और कैम पाथवे, ठीक है। तो C4 फोटोसिंथेटिक कार्बन फिक्सेशन और कैसुलेस एसिड मेटाबॉलिज्म, कैसुलेसिन एसिड मेटाबॉलिज्म, कैम पाथवे, ठीक है। तो शॉर्ट फॉर्म में बोला जाता है। अब इसी को ही हम आगे देखेंगे, ठीक है। ठीक है, चलते हैं अब आगे। ठीक है, हो गया ना? ठीक है, अब बात करते हैं C4 साइकिल के बारे में। जो C4 प्लांट्स होते हैं उनके पास होता है कार्बन कंसंट्रेटिंग कंसंट्रेटिंग मैकेनिज्म ड्यूरिंग द लो लेवल ऑफ एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड दैट मेक द मोस्ट प्रोडक्टिव क्रॉप ऑन द प्लैनेट। तो जो भी C4 प्लांट आपको देखने को मिलेंगे ना, उनके पास कार्बन को कंसंट्रेट करने का मैकेनिज्म होता है, ठीक है। जिसके हेल्प से क्या होता है कि रिसो के पास सिर्फ उसको एक ही नाम सुनाई देगा, इको आएगी किसकी? कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। जिसकी वजह से क्या होगा? वो मोस्ट प्रोडक्टिव होगा प्लांट। और ये बात ध्यान रखना कि जो C4 प्लांट्स होते हैं उनमें जो C2 साइकिल होती है वो परफॉर्म नहीं होती है। सो देर इज नो चांसेस ऑफ फोटो रेस्पिरेशन इन केस ऑफ C4 प्लांट्स, ठीक है, राइट। अब इसमें कौन कौन से आते हैं एग्जाम्पल? कॉर्न, शुगर केन और सोरगम, ठीक है। साथ में इनकी जो प्रोडक्टिव एफिशिएंसी या फिर मतलब प्रोडक्टिविटी है वो ज्यादा होती है एज कंपेयर टू C3 प्लांट। तो C4 प्लांट आर मोर प्रोडक्टिव एज कंपेयर टू C3 प्लांट्स, राइट। और इन अदर वर्ड्स शुगर केन इज मोर प्रोडक्टिव देन व्हीट, ऐसे भी लिखा जा सकता है, राइट, ठीक है। अब द बाय अब जो थी सॉरी, जो मतलब चेंजेस थे वो किस किस लेवल पे किए गए प्लांट में, वो देखो। कुछ किए बायोकेमिकल लेवल पर, कुछ किए एनाटॉमिकल लेवल पर। तो दो तरह से चेंजेस किए, या दो तरह से इवोल्व हुआ प्लांट। बायोकेमिकल मीन्स इंजाइम्स में कुछ हेरा फेर की उन्होंने, और एनाटॉमिकली मीन्स कुछ एनाटॉमिकली फैक्टर्स को इंक्रीज किया, ये अच्छे से उन्होंने क्या किया? डिवेल्प किया, जिससे जो ऑक्सीजन या फिर कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन है वो मेंटेन रहे, ठीक है। ऑफ C4 फोटोसिंथेसिस दैट मिनिमाइज द ऑक्सीजनेस एक्टिविटी ऑफ रूबिस्को एंड द कॉन्करेंट लॉस ऑफ कार्बन थ्रू द फोटो रेस्पिरेटरी साइकिल, राइट, ठीक है। चलो देखते हैं आप। C4 प्लांट आर फाउंड इन ट्रॉपिकल वार्म टेम्परेट रीजन। तो कहाँ पे मिलते हैं? ट्रॉपिकल वार्म टेम्परेट रीजन, और प्रीडोमिनेटली इन ओपन ग्रासलैंड्स में, वहां पे हमें C4 प्लांट देखने को मिलते हैं। उसमें एग्जाम्पल क्या है? कॉर्न, शुगर केन और सोरगम। अब इसमें जो फर्स्ट कंपाउंड बनता है उसका नाम क्या है? ऑक्सैलो एसीटेट। क्या नाम है? ऑक्सैलो एसीटेट। C2 साइकिल में क्या था? फोस्फोग्लाइकोलेट और फोस्फोग्लिसरेट। जो मेन था वो फोस्फोग्लाइकोलेट था, ठीक है। और वही C3 प्लांट में ट्राइओस फॉस्फेट, बस।
ठीक है, चलो अब देखते हैं कि क्या एनाटॉमिकली चेंजेस आए हैं, जो अडेप्टेशन हुए हैं C4 प्लांट में। राइट। और जो बायोकेमिकल है वो तो मैं आपको साइकिल के थ्रू ही बता दूंगी। जो एनाटॉमिकल है वो आपको ध्यान रखना है क्या क्या। पहला है कर्नास एनाटॉमी। ठीक है। दूसरा है डाइमॉर्फिक क्लोरोप्लास्ट। ठीक है। तो क्या होता है, जो आपने अगर कभी नोटिस किया होगा, जब हम देखते हैं जाइलम, ठीक है, और फ्लोएम को, उसके आसपास जो होते हैं बंडल शीट सेल होते हैं। ठीक है। जो कि कवर करके रखते हैं उसको। ठीक है। और फिर जो दूसरे मेसोफिल सेल्स वगैरह होते हैं, रूट की बात करें तो उसमें कॉर्टिकल सेल्स होते हैं। ठीक है, ये मैंने आपको मेन मेन सिंपल सिंपल बता दिया। अब होता क्या है कि जो बंडल शीट सेल होते हैं ना आर लार्ज एंड फाउंड अराउंड द वेस्कुलर बंडल्स। तो कर्नास एनाटॉमी में क्या होता है कि ये जो आप देख पा रहे हो जाइलम और फ्लोएम, जिसे हम मेन जाइलम फ्लोएम को इकट्ठा करके हम वेस्कुलर बंडल्स बोलते हैं, उसके पास जो आसपास बंडल शीट सेल हैं, ये हमें देखने को मिलते हैं। पहला, ये जो थोड़े लार्ज होते हैं, ठीक है, एज कम्पेयर टू नॉर्मल प्लांट, मतलब C3 प्लांट में कंपैरिजन किया जाए। और राउंड मतलब अराउंड द वेस्कुलर बंडल लार्ज होते हैं। अब देखो, अगर आप देख पा रहे हो, अगर इसको मैं थोड़ा सा जूम करूं, तो ये आपको क्या थिक दिख रहे हैं? ठीक दिख रहे हैं ना। और वही अगर मेसोफिल सेल की बात करें तो वो क्या एक सिंपल सिंपल सी मेम्ब्रेन देखने को मिल रही है आपको। जबकि बंडल शीट में आपको ऐसा नहीं देखने को मिल रहा। यहाँ पे आपको कुछ देखने को, मतलब अब अगर देखो तो कुछ थिकनेस हमें देखने को मिल रही है। ठीक है। And have thick wall that prevent gaseous exchange and acting as a site of C3 cycle। तो ये ध्यान रखना, जो C4 प्लांट्स होते हैं उनमें जो C3 साइकिल परफॉर्म होती है वो बंडल शीट सेल्स में होती है। ठीक है। मतलब ये मेरे बोलने का मीनिंग ये है कि जितने भी अभी तक प्लांट्स हैं उनमें शुगर प्रोडक्शन के लिए एक ही साइकिल है, वो कौन सी है? C3 साइकिल। ठीक है। बट विद वेरिएशंस जब आती हैं, जैसे कि मतलब हाई टेम्परेचर में जो ग्रो करते हैं, ठीक है, टेम्परेट रीजन में जो ग्रो करते हैं, उसमें क्या होता है, कार्बन को कंसंट्रेट करने के लिए कुछ अलग से और साइकिल्स होती हैं। वो साइकिल्स जब C3 साइकिल के साथ अटैच हो जाती है ना, वहीं से ही C4 साइकिल और कैम साइकिल निकल के आती है। मतलब ये समझ में आया? ठीक है। अब हम बात करें C4 प्लांट्स की। ठीक है। अब C4 प्लांट्स ने कुछ एक ऐसा मैकेनिज्म चलाया जिसमें सी कार्बन डाइऑक्साइड को कंसंट्रेट किया जाए। वो कंसंट्रेट मैकेनिज्म प्लस C3 साइकिल को मिलाकर ही C4 साइकिल बोला जाता है। ये कुछ बात समझ में आई? राइट। एक एग्जांपल देके समझाती हूँ मैं आपको। जैसे कि हमारी इंडिया में नॉर्मल राइस खाते हैं। ठीक है। फॉर एग्जांपल से प्लांट में नॉर्मली C3 साइकिल रन होती है। ठीक है। अगर हम बात करें चाइना की, कोरिया की बात करें, तो अपने कुछ सुना होगा, वो राइस डंपलिंग बनाते हैं या फिर कुछ मुझे पता नहीं, वेरिएशंस करके बनाते हैं, बट बीच में क्या है? राइस। बस C4 साइकिल और कैम साइकिल भी वैसी ही है। ठीक है। कुछ एडिशनली उनमें चीजें ऐड हो जा रही हैं इवोल्यूशन के साथ। आया समझ? ठीक है। तो बंडल शी सेल क्या है? थिक है, जिसकी वजह से गैसेस का एक्सचेंज हो पाना मुश्किल है। अगर गैसेस का एक्सचेंज हो पाना मुश्किल है तो CO2 का पास होना भी बहुत ज्यादा मुश्किल होगा। सॉरी, ऑक्सीजन का पास होना भी बहुत ज्यादा मुश्किल होगा। जिसकी वजह से यहाँ पे रुबिस्को होगा, और रुबिस्को को सिर्फ और सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड ही मिलेगी। अब उसको मिलेगी तो वो क्या परफॉर्म करेगा? C3 साइकिल कार्बोहाइड्रेट्स बनाएगा, और इससे उनकी प्रोडक्टिविटी क्या हो जाएगी? हाई हो जाएगी। तो जो रुबिस्को की लोकेशन है वो कहाँ है? बंडल शीट सेल में। अब हम बात करते हैं मेसोफिल सेल्स की, कि मेसोफिल सेल्स क्या वर्क कर रहे हैं, किसमें, मतलब क्या ऐसा मैकेनिज्म चला रहे हैं जिसकी वजह से कंसंट्रेशन जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड की बढ़ जा रही है। तो क्या है? मेसोफिल सेल आर क्लस्टर्ड अराउंड द बंडल शीट सेल इन द रिंग लाइक फैशन। तो बंडल शीट के अराउंड ये रिंग लाइक अटैच्ड होते हैं, जैसे कि आपने देखा होगा इस तरह से अरेंज्ड होते हैं ये। ठीक है। सनफ्लावर की तरह, पेटल्स की तरह ऐसे ऐसे अरेंज्ड होते हैं। ठीक है। अब ये तो साथ है एनाटॉमिकल। अब होता है कि जो मेसोफिल सेल्स हैं उनके पास एक इंजाइम प्रेजेंट होता है जिसका नाम है पेप्केस। ठीक है, नाम है इसका पेप्केस। ठीक है। तो ये क्या करता है, इसकी इसके पास बहुत सारा हाई एफिनिटी होती है कार्बन डाइऑक्साइड के साथ
अटैच्ड करने की, राइट। तो ये हेल्प करता है कार्बन डाइऑक्साइड को जनरेट करने के लिए, इसकी कंसंट्रेशन इंक्रीज करने के लिए, राइट। अब देखते हैं। तो ये तो था पहला वाला जो चेंजेस किए थे प्लांट ने, राइट। बंडल शीट को इतना थिक बना दिया कि इसमें रुबिस्को को फिक्स कर दिया। जबकि जो पहले वाले होते थे C3 प्लांट, उनमें ऐसा नहीं होता था, उनमें सिंपली मीजोफिल सेल्स में ही C3 साइकिल वगैरह हो रही होती थी। बट यहाँ पे C4 प्लांट में मीजोफिल सेल नहीं होते। यहाँ पे क्या होता है, बंडल शीट सेल। वहां पे C3 साइकिल परफॉर्म हो रही होती है, मतलब वहां पे, वही वही वाली साइड है जहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड की, सॉरी, वहां पे कार्बोहाइड्रेट की फॉर्मेशन हो रही होती है, ठीक है। तो ये था पहला वाला चेंज। अब दूसरा वाला चेंज क्या है, डाइमॉर्फिक क्लोरोप्लास्ट। डाइमॉर्फिक मीन्स दो तरह की मॉर्फोलॉजी स्टेट, ठीक है। एक होती है ग्रैनल, एक होती है ए ग्रैनल। जो ए ग्रैनल है वो कहाँ देखने को मिलती है, क्लोरोप्लास्ट फाउंड इन बंडल शीट सेल। तो ये जो बंडल शीट सेल देख रहे हो ना, इसमें हमें ए ग्रैनल देखने को मिलेगी। आपको पता है जब हम ऐसे अटैच्ड हो थाइलाकोइड, बहुत सारे कॉइन का एक इकट्ठा ढेर हो, तो उसे हम बोलते हैं ग्रैनल, ठीक है। और जब सस्पेंडेड हो ऐसे बिल्कुल, तो उसे हम बोलते हैं ए ग्रैनल, ठीक है। तो जो ए ग्रैनल है वो कहाँ पे देखने को मिलेंगे हमें, बंडल शीथ सेल में देखने को मिलेंगे, ठीक है। और जो ग्रैनल है वो हम कहाँ देखने को मिलेंगे, मीजोफिल सेल्स में देखने को मिलेंगे। तो ये दो चेंजेस थे जो हमें देखने को मिले C4 प्लांट्स में, जिनकी वजह से, मतलब इन्हीं दो एनाटॉमिकली एडेप्टेशन के थ्रू क्या हुआ, कंसंट्रेशन मतलब या फिर प्रोडक्टिविटी ज्यादा हमें देखने को मिली C4 प्लांट, राइट। तो यहाँ तक समझ में आ गया। तो इसको कहाँ प्रेजेंट है, ठीक है। ध्यान से सुनना, उसके बाद लिखना, ठीक है। अब बात करते हैं हम कैसे स्टार्ट हुआ। ये है आपका बंडल शीथ सेल, ये है आपका बंडल शीथ सेल, ये है आपका मीजोफिल सेल, ठीक है। ये यहाँ से स्टार्ट किया हमने। अब क्या, वो जो एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड है, अभी तक नंबरिंग मत देखो, सिर्फ सिंपल देखो। जो एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड है वो क्या होती है, एंटर करती है, ठीक है। और किस में कन्वर्ट हो जाती है, बाइकार्बोनेट आयन में। किस में कन्वर्ट होती है पहले, बाइकार्बोनेट आयन में, ठीक है। अब ये जो बाइकार्बोन एंजाइम है, सॉरी बाइकार्बोनेट मतलब आयन है, इस पे वर्क करता है पेप्केस, इसका नाम है फोस्फो इनोल पायरुवेट कार्बोक्सिलेज, ठीक है। अब इसके साथ कंबाइन करके किसमें कन्वर्ट हो जाता है, मैरिटेट में और एस्पार्टेट में। किसमें, मैरिटेट में और एस्पार्टेट में, ठीक है। अब C4 कंपाउंड को बनाने के लिए आपको क्या चाहिए, क्या क्या रिएक्टेंट यूज हो रहे हैं। पहला हो रहा है बाइकार्बोनेट, इसमें क्या है, एक कार्बन। दूसरा है फोस्फोइनोल पायरुवेट, जो कि कितना है, 3 कार्बन का है। ये दोनों मिलकर क्या बना रहे हैं, मेलेटेट, और या फिर एस्पार्टेट। तो कभी कभी आपको कुछ क्वेश्चन देखने को मिलेंगे रिसेंट वाले ही, किसी में मेलेटेट दे के रखा हुआ है, किसमें एस्पार्ट दिया हुआ है, ठीक है। तो ये दोनों प्रोडक्ट बनते हैं, मैल्टेट और एस्पार्टेट। और कोई एक भी दिया है तो वो भी सही है स्टेटमेंट। तो कितने कार्बन कंपाउंड का है, 4 कार्बन कंपाउंड का है, ठीक है। विद द हेल्प ऑफ प्लाज्मोडेस्माटा ये क्या कर रहे हैं, ये फिर आप बोल सकते हो मूव कर रहे हैं, ये चैनल्स के थ्रू ये मूव कर रहे हैं। अब ये मैलेटेट और एस्पार्टेट मूव कर जाता है बंडल शीट सेल में। अब देखो ये है C4 कंपाउंड, ठीक है। C4 कंपाउंड किस में कन्वर्ट हो जाता है, पायरुवेट में, मतलब C3 कंपाउंड में कन्वर्ट हो जाता है। या पायरुवेट में कन्वर्ट होगा या एलानीन में कन्वर्ट होगा, ठीक है। मतलब मेन फोकस इनका ये है, C3 या C4 कंपाउंड को C3 कंपाउंड में कन्वर्ट करना। और यहाँ से क्या हो जाता है, रिलीज हो जाती है कार्बन डाइऑक्साइड। अब जो बंडल सी सेल में क्लोरोप्लास्ट है, उसमें मूव कर जाती है ये कार्बन डाइऑक्साइड। अब देखो यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, रुबिस्को। अब रुबिस्को को क्या मिलेगी, कार्बन डाइऑक्साइड, और कुछ भी नहीं मिलेगा, क्योंकि इसकी जो वॉल है वो क्या है, थिक है, जिसके थ्रू जो कार्बन जो ऑक्सीजन है वो आ ही नहीं सकती है, ठीक है। अब रुबिस्को को क्या मिल रहा है, सिर्फ और सिर्फ ओनली एंड ओनली कार्बन डाइऑक्साइड। अब ये क्या प्रोड्यूस करेगा, कार्बोहाइड्रेट प्रोड्यूस करे, ठीक है। तो मतलब C4 प्लांट में भी जो कार्बोहाइड्रेट्स को प्रोड्यूस करने का एक ही पाथवे, वो क्या है, C3 साइकिल। बट C3 साइकिल के पास कार्बन डाइऑक्साइड को लाने के लिए जो मैकेनिज्म रन हो रहा है डिफरेंट प्लांट में, उसके अकॉर्डिंग उनका नाम आ जा रहा है।
C4 साइकिल इसको इसीलिए बोला गया क्योंकि यहाँ पे जो पहला वाला प्रोडक्ट बना वो क्या था, C4, 4 कार्बन का कंपाउंड था, इसलिए इसका नाम क्या आ गया, C4 साइकिल। ठीक है। अब ये जो पायरुवेट है, ये जो एलानिन है, ठीक है, ये मूव कर जाते हैं वापिस कहाँ पर, मेसोफिल सेल में। बस ये ध्यान रखना, यहाँ पे जो ये मेल्टेट पायरुवेट में जब कन्वर्ट होता है तो ये किसके अंडर कन्वर्ट होता है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। और यहाँ पे जो एंजाइम है उसका नाम क्या है, NADP मैलिक एंजाइम। यहाँ से 2023 के दिसंबर में क्वेश्चन पूछा गया था लाइंस में, कि माइटोकॉन्ड्रिया है ऑर्गेनेल जिसमें मेल्टेट को एलिन में कन्वर्ट किया जाता है पायरुवेट में, और एंजाइम कौन सा है, NADP या NADH या NADP मैलिक एंजाइम। इतना डीप करके उन्होंने पूछा हुआ था, लग गया पता। ठीक है। अब एलानिन ये पायरुवेट मूव कर देता है अगेन मेसोफिल सेल में। ये कहाँ को मूव करता है, क्लोरोप्लास्ट में मूव करता है। अब पायरुवेट से क्या कन्वर्ट हो जाता है, फोस्फोइनोल पायरुवेट। और किसकी हेल्प से हो रहा होता है, पायरुवेट फॉस्फेट डाई काइनेज के थ्रू होता है। तो दो एंजाइम जो आपको याद रखने हैं, NADP मैलिक एसिड किसमें, माइटोकॉन्ड्रिया में। ये कहाँ पे वर्क कर रहा है, बंडल शीथ सेल में वर्क कर रहा है। ठीक है। और जब पायरुवेट से हम फोस्फोइनोल पायरुवेट कन्वर्ट कर रहे हैं तो ये क्लोरोप्लास्ट में हमें देखने को मिल रहा है। और कहाँ पे देखने को मिल रहा है, ये मेसोफिल सेल में देखने को मिल रहा है। ये स्टेटमेंट वाइज उन्होंने पूछा है, राइट। विद द हेल्प ऑफ पायरुवेट फॉस्फेट डाइकाइनेसिस, और फिर से अगेन फोस्फोइनोल पायरुवेट जनरेट हो जा रहा है, और एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड के साथ वो कंबाइन कर जा रहा है बाइकार्बोनेट आयन के थ्रू। और क्या हो रहा है, फिर से ये साइकिल रन हो रही है। तो ये जो आपने देखा प्रोसेस, ये क्या है, कार्बन कंसंट्रेटिंग मैकेनिज्म। ठीक है। तो ये नॉर्मल प्लांट्स में हो रहा है, जो वार्म टेम्परेट रीजन में है वो C4 प्लांट आ गए। और यही अगर डेजर्ट वाले प्लांट में हो रहा है तो वो क्या आ जाएगा, कैंप साइकिल। बस, लग गया आगे समझ। ठीक है। ये तो था बिल्कुल सिंपल, मतलब अभी तक जो हमने देखा। अब बात करते हैं इसमें कि एटीपीस कितने बनते हैं, कितने एटीपीस यूज हो रहे हैं उस हिसाब से। जैसे कि हमने C3 साइकिल में देखा था ना, अब हम इसमें देखेंगे कि क्या एनर्जीज की रिक्वायरमेंट है, क्या क्या यूज हुआ, क्या क्या बना, राइट। अगर हम 6 कार्बन को लेके चलें, जैसे हमने C3 साइकिल में लिया था, अगर आप 3 कार्बन डाइऑक्साइड की यूनिट लो तो 3 कार्बन का ही कंपाउंड बनेगा। जैसे हमने देखा था ना जो एक्सपोर्ट हो रहा था, अगर हम 6 कार्बन डाइऑक्साइड लें तो 6 कार्बन का ही कंपाउंड बन रहा था, मतलब एक ग्लूकोज बन रहा था। तो अगर हम एक ग्लूकोज बनाने की रिस्पेक्ट में बात करें तो देखो, 6 कार्बन डाइऑक्साइड लिया हमने, और यहाँ पर भी क्या हुआ, 6 कार्बन डाइऑक्साइड ही यूज हुई, तो 1 ग्लूकोज बन गया। ठीक है। अब इसको बनाने के लिए क्या क्या यूज हुआ देखो, अगर हम सिंपली बात करें यहाँ पर, इसको थोड़ा ध्यान से देखना, सुनना फिर लिखना, क्योंकि इस पे क्वेश्चन आया है। ठीक है। 6 कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल हमने लिए एटमॉस्फेरिक, इसको बाई कार्बोनेट आयन में जब कन्वर्ट किया तो ATP यूज हुई। ठीक है। क्या यूज हुई, सो ATP और AMP, 2 ADP लगे यहाँ पे। ठीक है। अब ये जो पेप कार्बोक्सिलेस है, मतलब पेपकेस, इसका नाम क्या है, पेप कार्बोक्सिलेस या फोस्फोइनोल पायरुवेट कार्बोक्सिलेस, पेपकेस। ठीक है। अब ये फोस्फोइनोल पायरुवेट ये है, जब इसके साथ ये कंबाइन हुआ तो क्या बनाया, ऑक्सैलो एसीटेट बनाया, इसलिए इसका नाम C4 साइकिल है। ठीक है। अब ये ऑक्सैलो एसीटेट बना, उसके बाद किस में कन्वर्ट हुआ, ये मेल्टेट में और एस्पार्टेट में। यहाँ पर क्या यूज होता है, NADPH, और ये NADP पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाता है। और एंजाइम क्या है, मेल्टेट डिहाइड्रोजीनेज। ठीक है। इसलिए बोला जाता है कि इसमें जो सबसे पहले कंपाउंड बनता है वो कौन सा बनता है, ऑक्सैलो एसीटेट, जबकि यहाँ पे साइकिल में यहाँ पर नहीं दिया हुआ था, राइट। ठीक है। अब ये मेल्टेट या एस्पार्टेट मूव कर जाता है माइटोकॉन्ड्रिया में। ठीक है। और यहाँ पर जो NADP पॉजिटिव था वो NADPH में कन्वर्ट हो जाता है। तो मतलब NADP की बात करें, NADPH की बात करें तो नेट क्या है, 0। जो यहाँ पर यूज हुआ वही यहाँ पर बन गया। ठीक है। अब यहाँ पे जो CO2 यूज की जाती है कैल्विन साइकिल के लिए, वो बना देती है। ठीक है। अब यहाँ से निकल के आता है पायरुवेट और एलानीन। ठीक है। अब ये जब वापिस मूव करता है तो यहाँ पर पायरुवेट फोस्फेटेस डाइकाइनेसिस क्या करता है, यूज ATP को यूज करता है। ठीक है। और ये फिर से फोस्फोइनोल पायरुवेट में कन्वर्ट कर दिया जाता है। ठीक है। अब देखो, अगर हम सिंपली बात करें C3 साइकिल की,
तो हमने क्या देखा था, 6 कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल को यूज कर रहे थे, 18 एटीपीज बन रही थी, और 12 NADPH2 हमें मिल रहा था। ठीक है। अगर हम बात करें C4 साइकिल की, ठीक है, तो इसमें क्या यूज हो रहे हैं, 6 कार्बन डाइऑक्साइड यूज हो रहे हैं और 12 एटीपीज यूज हो रहे हैं। कितने यूज हो रहे हैं, 12 एटीपीज यूज हो रहे हैं। कैसे, एक कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल को फिक्स करने के लिए 2 एटीपीज यूज हो रहे हैं। कहाँ पर, एक यहां पर, एक यहां पर। ठीक है। मीजोफिल सेल में एक यहां पर यूज हो रहा है, एक यहां पर यूज हो रहा है। ठीक है। एक कार्बन डाइऑक्साइड के लिए 2 एटीपीज, 6 कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स करने के लिए 12 एटीपीज। अभी समझ में आया। अगर हम पूरा टोटल करें C4 साइकिल में कितना आया, तो कितना आते हैं, 30 आते हैं। ये तो हमने गिना ही गिना, और यहाँ पे जो C3 साइकिल परफॉर्म हुई है ना, उसके भी हमने साथ में ऐड किए हैं। ठीक है। तो कितने यूज हो रहे हैं, 30 एटीपीज और 12 NADPH। ठीक है। आया समझ। एक बार समझो फिर बताती हूँ मैं, जहां पे आपको डाउट। देखो, बस ये ध्यान रखो, अब हम इतना तो पता है कि C3 साइकिल में कितने हो रहे हैं, 18 एटीपी यूज हो रहे हैं और 12 NADPH यूज हो रहे हैं। ये तो हमने पिछली क्लास में देखा हुआ था। अब बात करते हैं हम, जो ये वाली मीसोफिल सेल में जो चली है साइकिल, उसमें क्या यूज हो रहा है। अगर यहाँ पे देखो, अगर आप 6 को हटा दो, सिर्फ एक कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल को यूज करो। ठीक है। अगर एक कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल को हमने हमने रुबिस्को के पास करना हो, तो एक एटीपी हमें यहाँ पर यूज हो रही है, देखने को मिल रही है, और एक एटीपी हमें यहाँ पे देखने को मिल रही है। मतलब अगर हमें 6 कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स करना हो तो 12 चाहिए। ठीक है। अगर यहाँ पर आपको प्रोड्यूस करने हो 6 कार्बन डाइऑक्साइड, तो यहाँ पर आपको 12 एटीपीज चाहिए। 6 एटीपीज यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड, एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड को बाइकार्बोनेट आयन में कन्वर्ट करने के लिए, और कहाँ पर, मेल्टेट या एल्निन को फोस्फोइनोल पाइरुवेट में कन्वर्ट करने के लिए। क्लियर। इसको मिटा के देखती हूँ मैं, शायद नहीं चलेगा। देखो, इधर देखो, इधर अगर हम C3 साइकिल की बात करें, तो उसमें क्या हो रहा था, अगर सिर्फ और सिर्फ आप एक, आपने तब ये देखा था कि अगर आप 3 कार्बन डाइऑक्साइड को यूज कर रहे थे, तो उस साइकिल में 3 कार्बन कंपाउंड ही एक्सपोर्ट हो रहा था। ठीक है। अगर आपको एक ग्लूकोस बनाना हो, तो उसके लिए आपको कितने चाहिए थे, 6 कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए थे, जिससे कि 2 मॉलिक्यूल्स बन रहे थे 3 कार्बन कंपाउंड के, जो कि आगे मिलकर 1 ग्लूकोस बना दे रहे थे। ठीक है। और उसके लिए जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट आई थी, वो क्या थी, 18 एटीपी प्लस 12 NADPH2। ठीक है। ये था C3 साइकिल के बारे में। ठीक है। अब बात करते हैं हम C4 साइकिल के बारे में। उसमें हमने देखा कि एक मीजोफिल सेल्स है और एक है बंडल शीथ सेल। बंडल शीथ सेल में क्या परफॉर्म हो रही है, C3 साइकिल परफॉर्म हो रही है। C3 साइकिल में क्या क्या हमें पता है, एक ग्लूकोज, इसको रहने दो, दोबारा से लिखती हूँ मैं। C3 साइकिल में अगर आपको एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल बनाना हो, तो 6 कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल चाहिए। ठीक है। और एनर्जी रिक्वायरमेंट क्या होगी, 18 एटीपी प्लस 12 NADPH। ठीक है। अब हम बात करते हैं मीजोफिल सेल्स की। जब मीजोफिल सेल्स में एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड को ऐड किया जा रहा था, तो अगर एक मॉलिक्यूल को ऐड किया जा रहा था, तो एक एटीपी कंज्यूम हो रही थी। ठीक है। जिससे क्या बन रहा था, बाइकार्बोनेट आयन। ठीक है। अगर बाइकार्बोनेट आयन के साथ फॉस्फोइनोल पाइरुवेट ऐड हो रहा था, वो C4 कंपाउंड बना दे रहा था, और वो यही मूव कर रहा था बंडल शी सेल में।
अगर ये जो फोस्फोइनोल पायरुवेट एक C3 कंपाउंड है, जब इसको बनाया जाता है एलानीन से या फिर पायरुवेट से, ठीक है, इसको बनाने के लिए भी एक एटीपी चाहिए होता है। यहाँ पे पायरुवेट था और एलानीन था, वहां पे एस्पार्टेट था और मैल्टेट था, ठीक है। इसको बनाने के लिए भी एक एटीपी चाहिए होता है, ठीक है। अगर आपको यहाँ पर 6 कार्बन डाइऑक्साइड भेजने हैं तो यहाँ पर भी कितने चाहिए आपको? 6 कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, क्योंकि तभी यहाँ पर C4 कंपाउंड जब C3 में कन्वर्ट हो रहा था तो ये वाली कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पे मूव कर रही थी, ठीक है। अगर आपको 6 कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पर मूव करवाने हैं तो यहाँ पर भी आपको एटीपी ज्यादा चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर टोटल कितने आ रहे हैं? यहाँ पर एक कार्बन डाइऑक्साइड के लिए 2 एटीपीज आ रहे हैं, ठीक है। 6 कार्बन डाइऑक्साइड आपको मूव करानी है तो 12 एटीपीज चाहिए। अगर इन सब का मैं टोटल करूं, ठीक है, तो क्या आएगा? 18 एटीपीज प्लस 12 NADPH, जो कि C3 साइकिल कर रही थी बंडल शीथ सेल में जो मूव हो रही थी। और वही अगर हम मीजोफिल सेल्स की बात करें तो वहां पर कितनी हो रही थी? 12 एटीपी प्लस 0 NADPH, क्योंकि जो जो बन रहा था वो वहीं पे यूज हो जा रहा था, ठीक है। तो कितने मिल के आए? टोटल 30 एटीपी यूज हुए, ठीक है, और 12 NADPH, ठीक है। तो देखो किस तरह से इन्होंने जो प्लांट्स उन्होंने मैकेनिज्म यूज किया। एनर्जी तो ज्यादा रिक्वायर यूज हुई, बट जो लॉस था वो समहाउ कम हो गया। तो ये है एडेप्टेशन, लगे पता? अब एनर्जीज का समझ में आ गया आपको, कितनी एनर्जीज कहाँ यूज हो रही है। एंजाइम्स का ध्यान रखना है आपने, कौन सा एंजाइम्स कहाँ किस ऑर्गेनेली में वर्क कर रहा है और किस सेल में प्रेजेंट है वो, जैसे कि NADP मैलिक एंजाइम। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है। और क्या 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 बनता है यहाँ पर? मेलाटेट बनता है, एस्पार्टेट बनता है, और पायरुवेट और एलानिन, ठीक है। इसमें भी C4 कंपाउंड C3 में कन्वर्ट हो रहा है और वहीं से डीकार्बोक्सिलेशन के थ्रू क्या हो रहा है? ये कार्बन डाइऑक्साइड को यूज किया जा रहा है। बस ये ध्यान रखना आपने, एक ग्लूकोज को लेके चलना है, बस। तो ऐसे बोल सकते हैं कि C4 प्लांट में अगर आपको एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल बनाना हो तो 30 एटीपी की रिक्वायरमेंट होती है, प्लस 12 NADPH यूज होते हैं। अब यहाँ तक कोई डाउट? अब तो आगे ना अच्छे से समझ? अब तो नहीं कोई ऑनलाइन वाले बच्चे? अब तो आगे आपको समझ? ये आपका हो गया है, ठीक है। अब ये कुछ डिफरेंस है जो आपको पता होना चाहिए। देख लो क्या है। C3 और C4 प्लांट की बात करें तो जिस CO2 फिक्सेशन होती है टेक प्लेस इन मीजोफिल सेल्स में, क्योंकि यहाँ पर क्या प्रेजेंट है? रूबिस्को प्रेजेंट है, ठीक है। और वही C4 प्लांट की बात करें तो CO2 फिक्सेशन टेक प्लेस इन मीजोफिल सेल एंड बंडल शीथ सेल। तो देखो दो तरह से फिक्सेशन हो रही है। CO2 एक्सेप्टर सबसे पहले कौन था C3 प्लांट में? रूबिस राइबोलोस 1,5 बिसफॉस्फेट। और यहाँ पे क्या है? फोस्फोइनोल पायरुवेट इन मीसोफिल सेल्स एंड RUBP इन बंडल शीथ सेल। सेम ये वाली स्टेटमेंट पूछी हुई है, इसलिए मैंने डिफरेंस यहाँ पे रखा हुआ है। फर्स्ट जो कार्बन प्रोडक्ट बनता है C3 प्लांट में वो कौन सा होता है? PGF, फोस्फोग्लिसरेट एल्डिहाइड। और यहाँ पे जो C4 प्लांट में बनता है वो क्या है? ऑक्सैलो एसिड। ये मैंने आपको उस डायग्राम के थ्रू बता दिया था। और C3 प्लांट में करनाद एनोटोमी नहीं प्रेजेंट होती, जबकि C4 प्लांट में क्या होती है? प्रेजेंट होती है, ठीक है। और जो C3 प्लांट में है उनमें ग्रैनम प्रेजेंट होते हैं मीजोफिल सेल्स में, जबकि C4 प्लांट में क्या होते हैं? ग्रैनम प्रेजेंट इन मीजोफिल सेल्स एंड अब्सेंट इन बंडल शीथ। वहां पे क्या थे? एक ग्रैनुलर स्ट्रक्चर थी क्लोरोप्लास्ट की, ठीक है। C3 प्लांट की बात करें तो नॉर्मल क्लोरोप्लास्ट होते हैं, जबकि C4 प्लांट में क्या होते हैं? डाइमॉर्फिक क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। ये जो डिफरेंस है ये आपको क्वेश्चन को सोल्व करने में हेल्प करेंगे इनकेस अगर C3 C4 प्लांट में स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन आते हैं तो, ठीक है। और जो C3 प्लांट्स हैं उनमें जो ऑप्टिमम टेम्परेचर है परफॉर्म करने के लिए रूबिस्को को कार्बोक्सिलेशन करने के लिए वो क्या है? 20 डिग्री to 25। और C4 प्लांट में 30 to 45। देखो कितना ज्यादा टेम्परेचर है, ठीक है। और C3 प्लांट जो है वो फिक्स करते हैं एट 50 ppm, मतलब 50 पार्ट पर मिलियन तक कार्बन डाइऑक्साइड रहेगी तो वो आराम से काम करेगा। अगर C4 प्लांट की बात करें तो वो फिक्सेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इवन
लेस देन 10 ppm, तो देखो 50 से भी बिल्कुल कम, 10 ppm से भी कम चला जाए तब भी ये परफॉर्म कर रहा है। तो इससे आपको बात क्या पता लगती है, जो फोस्फोइनोल पायरुवेट कार्बोक्सिलेस है मतलब पेपकेस है, उसकी जो कार्बन डाइऑक्साइड के लिए एफिशिएंसी है या अफिनिटी है वो क्या है, ज्यादा है एज कंपेयर टू रूबिस्को। यहाँ से ये बात पता लगती है। C3 प्लांट की बात करें तो लेस एफिशिएंट ड्यू टू द हायर फोटो रेस्पिरेशन। C4 प्लांट की मोर एफिशिएंट ड्यू टू द लेस फोटो रेस्पिरेशन और नील नहीं होती उसमें, ठीक है। अगर C3 प्लांट की बात करें तो RUBP कार्बोक्सिलेज मीन्स रूबिस्को एंजाइम यूज फॉर फिक्सेशन। और C4 प्लांट की बात करें तो पेपकेस प्लस रूबिस्को, इसमें दोनों एंजाइम्स यूज हो रहे हैं, पेपकेस एंड रूबिस्को। और C3 प्लांट की बात करें तो इसमें 18 ATP यूज टू सिंथेसाइज 1 ग्लूकोज। और C4 प्लांट में बात करें तो 30 ATP यूज टू प्रोड्यूस 1 ग्लूकोज, ठीक है। क्वेश्चन ऐड नहीं किया। अब देखो ये मैंने कुछ एक चार्ट सा बनाया हुआ है बिटवीन द C3 साइकिल, C4 साइकिल और C2 साइकिल, एक डिफरेंस क्रिएट करने के लिए, ठीक है। सबसे पहले हम बात करें बाइंडिंग की, तो C3 में क्या होती है, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ बाइंडिंग होती है। C4 में भी कार्बन डाइऑक्साइड के साथ बाइंडिंग होती है, और C2 में ऑक्सीजन के साथ बाइंडिंग होती है। ये क्या है, वेस्टफुल प्रोसेस है। एंजाइम की बात करें तो C3 प्लांट में क्या होता है, रूबिस्को। C4 प्लांट में क्या होता है, पेप्केस, और साथ में आप रूबिस्को भी लिख सकते हो। और C2 में क्या होता है, रूबिस्को एंजाइम करता है, मतलब सबसे पहले जो बाइंडिंग शो करता है वो पेप्केस करता है C4 प्लांट में, उसके बाद कौन करता है, रूबिस्को। तो फर्स्ट केसेस में क्या आता है आपका, पेप्केस, और सेकंड में क्या आता है आपका, रूबिस्को। तो अगर स्टेटमेंट ऐसे आई तो आप इजिली डील कर सकते हो उसके साथ। जो सबस्ट्रेट है वो उसमें क्या है, RUBP, इसका नाम है राइबुलोस 1,5 बिस्फोस्फेट। इसमें क्या है, फोस्फो इनोल पायरुवेट। और C2 में क्या है, अगेन RUBP। स्टेबल देखें तो इसमें G3 मतलब 3 कार्बन का कंपाउंड स्टेबल बनता है। और इसमें कौन सा बनता है, C4 साइकिल में फोर ऑक्सैलो एसीटेट, C4 कार्बन का, ठीक है। अगर C2 साइकिल की बात करें तो क्या बनता है इसमें, 2 फॉस्फोग्लाइकोलेट। तो इसके ऊपर भी क्वेश्चन आ सकता है स्टेटमेंट वाइज। अगर ऑर्गेनेल्स की बात करें तो C3 कहाँ परफॉर्म हो रही है, क्लोरोप्लास्ट में। C4 कहाँ परफॉर्म हो रही है, क्लोरोप्लास्ट में। और इसमें माइटोकॉन्ड्रिया भी पार्टिसिपेट कर रहा है, ठीक है। और C2 साइकिल कहाँ परफॉर्म हो रही है, क्लोरोप्लास्ट, पेरोक्सिसोम और माइटोकॉन्ड्रिया में। ATP की रिक्वायरमेंट की बात करें तो C3 साइकिल में 18 ATP और 12 NADPH। अगर C4 साइकिल की बात करें तो 30 ATP और 12 NADPH। और C2 साइकिल में हम बात नहीं करते, ठीक है। एग्जाम्पल की बात करें तो C3 में व्हीट, राइस, कॉटन, स्पाइनिश आगे था। और C4 में मेज, शुगर केन और सोरगम। और C2 साइकिल में जो C3 वाले प्लांट्स हैं, ठीक है। तो इस डिफरेंस को भी आप नोट कर लेना, ठीक है, अपनी कॉपीज में, पीपीटी में आपको भेज दूंगी। अब यहाँ तक कोई डाउट, ठीक है। तो देखो C2 साइकिल, C3 साइकिल, C4 साइकिल हमने सारा का सारा कंप्लीट कर लिया है। इसमें क्या परफॉर्म हो रहा है ये हमने देख लिया, ठीक है। हमने देखा C2 जो साइकिल है वो C3 प्लांट्स में परफॉर्म होती है, C4 साइकिल C4 प्लांट्स में परफॉर्म होती है, जैसे कि मेज, शुगर केन, सोरगम आ गया। और C3 साइकिल में वीट आ गया, ठीक है। ये भी देख लिया हमने इन दोनों में प्लांट्स में क्या डिफरेंस है, बायोकेमिकली भी जैसे कि पेप्केस, और एनाटोमिकली भी कर्नाज एनाटॉमी और डाइमॉर्फिक, ठीक है। तो यहाँ तक ये हो गया। अब बात करते हैं हम कैंप साइकिल की, तो ये कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, क्रेसुलेसी फैमिली में देखने को मिलता है, जिसमें आता है आपका पाइन एप्पल, अगेव, ये है अगेव प्लांट। तो आपने देखा हो प्लांट इनके सो मतलब जैसे आपने देखा होगा कुछ बोटेनिकल गार्डन्स में लगाया होता है, या फिर जो लैंडस्केपिंग प्रोजेक्ट्स होते हैं ना वहाँ पे इसको यूज किया जाता है, राइट। फिर आते हैं आपके कैक्टी, जो कैक्टस होते हैं, और ऑर्किड्स। तो ऑर्किड्स भी इसी फैमिली में आते हैं, ये थोड़ा आपके लिए शॉकिंग था, इसी फैमिली में आते हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं, द लीफ ऑफ कैम प्लांट हैव ट्रेड्स, क्या उनका कुछ ट्रेड्स है, वो क्या है, मिनिमाइज वाटर लॉस, ये जितना हो सके उतना, या मिनिमाइज टू मिनिमाइज लॉस करते हैं। इनका सिर्फ एक मेन फोकस होता है कि जो भी इन्होंने वाटर को अंदर अपनी बॉडी में रखा हुआ है वो बिल्कुल भी लॉस ना हो, बहुत कम लॉस हो, ठीक है। इनके पास होती है थिक क्यूटिकल, बहुत ही थिक क्यूटिकल होती है। अगर आपको पता है क्या है, अगर हम लीफ की बात करें
तो उसके ऊपर एक वैक्सी सी लेयर होती है, ठीक है, वो होती है क्यूटिकल। ठीक है, आपने देखा कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं, बहुत शाइनी सी होते हैं वो, ठीक है। कैक्टस में भी होता है। अब इन प्लांट्स की बात करें, इनकी लीफ की बात करें, तो वो भी बहुत शाइनी सी होते हैं क्योंकि उनमें क्यूटिकल प्रेजेंट होती है, राइट। और लार्ज वैक्यूल्स होते हैं इसमें, ठीक है। स्टोमेट थिंक स्मॉल वैक अच्छा सॉरी हाँ, लार्ज वैक्यूल्स होते हैं। स्टोमेटा विथ स्मॉल एपर्चर्स, इनमें जो भी स्टोमेटा देखे जाएंगे आपको, उनमें जो एपर्चर होगा वो बहुत ही ज्यादा स्मॉल होगा, बिल्कुल स्मॉल एपर्चर होगा, ताकि ज्यादा लॉस ना हो। जो मेन रीजन है वाटर की लॉस के लिए वो क्या है, स्टोमेटा, ठीक है। और लार्ज वैक्यूल इसलिए होता है, इस वैक्यूल में वाटर को स्टोर करते हैं या फिर वाटर या फिर फूड को स्टोर करते हैं। क्लियर। तो क्या क्या है, मिनिमाइज वाटर लॉस, थिक क्यूटिकल, लार्ज वैक्यूल, स्टोमेटा विद स्मॉल एपर्चर। एग्जांपल क्या है, पाइनएप्पल, अगेव, कैक्टिस और ऑर्किड, ये कुछ एग्जांपल्स हैं। अब देखो ये होता क्या है, इनमें एक मेन आपको बात याद रखनी कि इनके जो स्टोमेटा होते हैं वो एट द नाइट में ये ओपन होते हैं, जिनको हम बोलते हैं स्कोटो एक्टिव स्टोमेटा। क्या नाम है उनका, स्कोटो एक्टिव स्टोमेटा। अब देखो, ये अब देख पा रहे हो ये क्या है, लीफ एपिडर्मिस, ठीक है। जैसे ही स्टोमेटा क्लोज होता है, ठीक है, इन केस ऑफ, क्या, अब इनका नेचर क्या स्टोमेटा का, कि जैसे रात होगी ये ओपन हो जाएंगे। ये जैसे ओपन होंगे तो जो भी एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड है ये इनसाइड ऑफ द सेल्स मूव कर जाएगी। जैसे मूव करगी, अब होता क्या है, अब ध्यान से सुनना। अब जो भी यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड फिक्स होती है, ठीक है, उसके जो जो सोर्स होते हैं वो दो होते हैं। एक होता है एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड, और जो दूसरा है वो क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया के थ्रू जो रेस्पिरेटरी कार्बन डाइऑक्साइड होती है ना, वो भी यहाँ पर पार्टिसिपेट करती है, ठीक है। तो दिसंबर 2023 में शिफ्ट 1 में ये क्वेश्चन आया हुआ था कि जो कैम पाथवे है उनमें जो कार्बन डाइऑक्साइड का सोर्स होता है वो कौन कौन सा होता है, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रियल रेस्पिरेटरी कार्बन डाइऑक्साइड और एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड। ये जो साइकिल थी ये मैंने बहुत उड़ते उड़ते हुए पढ़ी थी, तो ये क्वेश्चन में कर नहीं पाई थी क्योंकि मुझे समझ में उस टाइम पे नहीं आ रहा था, ठीक है। अब क्या होता है कि जो बाइकार्बोनेट आयन बना है, ठीक है, होता क्या है देखो, ये आप देख पा रहे हो, क्लोरोप्लास्ट, इसमें क्या है, स्टोर स्टार्च है। स्टार्च से बनता है ट्राइओस फोस्फेट, ट्राइओस फोस्फेट से बनता है फोस्फोइनोल पायरुवेट। ये आप देख पा रहे हो, ये कहीं ना कहीं C4 साइकिल की तरह रिजेम्बलेंस शो कर रही है। अब फोस्फोइनोल पायरुवेट बाइकार्बोनेट आयन के साथ कंबाइन करती है, और यहाँ पर कौन हीरो आ जाता है फिर से, पेप्केस एंजाइम। पेप्केस के साथ जैसे कंबाइन करती है तो क्या बना देता है, ऑक्सैलो एसीटेट। ऑक्सैलो एसीटेट के बाद क्या बनता है, मैलेटेट। और यहाँ पे जो NADH यूज हो रहा है, देख पा रहे हो आप, और एंजाइम क्या है, NAD मैलेट डिहाइड्रोजिनेस। तो ये एंजाइम का ध्यान रखना, NAD मैलेट डिहाइड्रोजिनेस। और आपने एक और एंजाइम पढ़ा था NADP मैलिक एंजाइम, वो C4 साइकिल का एंजाइम है, और ये किसका है, कैम साइकिल का एंजाइम है। तो ये डिफरेंस ध्यान रखना, ठीक है। इन्हीं एंजाइम्स के ऊपर भी क्वेश्चन आया होता, ये ध्यान रखना, ठीक है। वो शायद जुलाई में आया हुआ था। तो और ये मैलेट किस में कन्वर्ट हो जाता है, मैलिक एसिड में, कहाँ पे, वैक्यूल में। इसीलिए इसमें जो वैक्यूल्स हैं वो लार्ज होते हैं मैलिक एसिड को स्टोर करने के लिए। अब ये तो थे नाइट में जो हुआ। अब जैसे डे आता है, टेम्परेचर क्या हो जाता है, बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाता है, स्टोमेटा ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाते हैं, क्लोज हो गए, ठीक है। अब जो ये जो मैलिक एसिड रात को बना था ये मैलेट में कन्वर्ट हो जाता है। ये मूव करता है कहाँ पर, क्लोरोप्लास्ट में मूव करता है, ठीक है। जैसे क्लोरोप्लास्ट में मूव करेगा तो ये पायरुवेट में कन्वर्ट हो जाएगा विद द हेल्प ऑफ NAD मैलिक एंजाइम। तो ऐसे बोल सकते हो कि जो NAD मैलिक डिहाइड्रोजिनेस है वो नाइट टाइम पे वर्क करता है, और NAD मैलिक एंजाइम कब वर्क करता है, डे टाइम पे वर्क करता है। और ये मैलेट को पायरुवेट में कन्वर्ट करता है, जो कि NAD मैलेट डिहाइड्रोजिनेस ऑक्सैलो एसीटेट को मैलेट में कन्वर्ट करता है। और यहाँ पे जो NAD यहाँ पर जो यूज हुई थी ये फिर से बन जाती है, तो नेट क्या है, 0 आया, ठीक है। फिर ये क्या हुआ, पायरुवेट में कन्वर्ट हो गया, और ये लास्ट में क्या बना देते हैं,
स्टार्च बना देते हैं। और यहाँ पे जो सी मैलेट C4 कार्बन से जो C3 कार्बन में, कार्बन कंपाउंड में कन्वर्ट हुआ पायरुवेट, यहाँ से CO2 जनरेट होती है, मतलब CO2 कंसंट्रेटिंग मैकेनिज्म रन हुआ, और यहाँ से क्या बना, C3 साइकिल स्टार्ट हो गई, और एट द एंड क्या बना दिया, स्टार्च बना दिया। देखो कैसे मैकेनिज्म, कैसे इन्होंने एडेप्टेशन की हुई है, देख पा रहे हो। एट द एंड होनी है C3 साइकिल ही, पर जो C3 साइकिल तक जो कार्बन डाइऑक्साइड पहुंचानी है वो रूट डिफरेंट डिफरेंट है C4 प्लांट में और कैम प्लांट में। ठीक है, अगर मैं सिंपली बात करूं तो जो नाइट टाइम में क्या होता है, मैलिक एसिड स्टोर होता है, किसमें स्टोर होता है, वैक्यूल्स में। और डे टाइम में वही मैलिक एसिड किसमें कन्वर्ट होता है, मैलेट में, और वो क्या कर जाता है, मूव कर जाता है। ठीक है, जो एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड है, सॉरी, जो कार्बन डाइऑक्साइड के सोर्स हैं यहाँ पर, वो कौन कौन से हैं, एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड, माइटोकॉन्ड्रिया की रेस्पिरेटरी कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, पेपकेस की लोकेशन कहाँ है, साइटोसोल में है, देखो ध्यान से देखो, साइटोसोल में है। ठीक है, NAD मैलेट डिहाइड्रोजनेस की लोकेशन क्या है, साइटोसोल में। NAD मैलिक एंजाइम की लोकेशन क्या है, क्लोरोप्लास्ट में। और कहाँ पे कैल्विन साइकिल रन हो रही है, क्लोरोप्लास्ट में। ठीक है, कौन से स्टोमेटा यूज हो रहे हैं यहाँ पर, स्कोटो एक्टिव, जो नाइट में ओपन रहते हैं, डे में क्लोज रहते हैं। तो ये है, थोड़ा ध्यान से देखना है इसको। मतलब जब भी आप पेपर देने जाओगे ना, तो उससे कुछ टाइम पहले ये जो आपने देखी है सारी की सारी जो मेन मेन डायग्राम्स हैं ये वाली साइकिल की, इनको अच्छे से एक एक चीज नोटिस करके जाना बिफोर योर एग्जाम, 1 डे या 2 डे बिफोर। ठीक है, जब आप इसको ध्यान से देखोगे तो आपको सारी चीजें समझ में आ जाएंगी, कौन सा एंजाइम कहाँ प्रेजेंट है। ऐसे जल्दी जल्दी में मत इनको कंप्लीट करना। ठीक है, और ये है आपके पास डिफरेंस C3 में, C4 में और कैम में। तो एंजाइम जो वर्क कर रहा है रुबिस्को, C3 में, C4 में पेपकेस, कैम में भी पेपकेस। क्यों पेपकेस, क्योंकि अडेप्टेशन हुई है इसीलिए। यहाँ पे बात करें हम, फर्स्ट जो स्टेबल कंपाउंड है ये क्या बन रहा है, 3 फॉस्फोग्लिसरेट। ठीक है, और C4 में ऑक्सैलोएसीटेट, कैम में भी ऑक्सैलोएसीटेट। जो स्टोमेटा की बात करें तो C3 में डे में ओपन रहते हैं, C4 में डे में ओपन रहते हैं, और कैम में नाइट में ओपन रहते हैं। ठीक है, प्लांट की बात करें तो C3 कहाँ यूज होती है, मीजोफाइट और हाइड्रोफाइट। हाइड्रोफाइट जो होते हैं वो होते हैं मॉइस्चर लविंग, हाइड्रो मीन्स वाटर। ठीक है, C4 कहाँ पे रन होती है, मीजोफाइट में होती है। ठीक है, और जो कैम होता है वो कहाँ पे होती है, एक्जीरोफाइट, जैसे कि कैक्टस, अगेव, ऑर्किड्स, पाइनएप्पल। एग्जाम्पल है आपके से व्हीट, राइस, कॉटन, टोबैको। ठीक है, C4 में आते हैं शुगर केन और कॉर्न, और कैम में आते हैं पाइनएप्पल, कैक्टस, ऑर्किड। कंप्लीट। ठीक है, अगर मैं बात करूं NAD मैलिक एंजाइम और NADPH मैलिक एंजाइम,